यहाँ मौजूद एमपीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत, उनके कारकुनान, ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को, उनके साथियों को एमपीएम के मरकज़ी दफ्तर बहादुराबाद में खुशामदीद कहता हूँ। और ये इनकी यहाँ आमद हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये रिश्ता और राब्ता पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों की हुक्मरानी के लिए एक अहम तरीन कदम साबित हुई। मैं दरख्वास्त करूँगा खालिद साद रफीक भाई हम यहाँ आए और यहाँ बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह सादिक साहब की अपनी जानिब से, रशीद मेमन साहब, शामिल शाह साहब की जानिब से, निहाल हाशमी साहब की जानिब से, मुस्लिम लीग नून का जो डेलीगेशन आया उसकी जानिब से शुक्रगुजार हूँ एमपीएम की लीडरशिप का कि उन्होंने अपने हेड ऑफिस में न सिर्फ ये कि हमें वेलकम किया बल्कि हमें ये एजाज़ भी बख्शा कि हमें राब्ता कमेटी के मौजूद अरकान से बात करने का और उनकी बात सुनने का मौका मिला। हम दोनों जमातें ये समझती हैं कि पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में बदलना है। वक्त आ गया है कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के फार्मूलाज को तय किया जाए और उसको कानूनी और आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस मामले का ताल्लुक पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची से सिर्फ नहीं है बल्कि इसका ताल्लुक मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों के साथ है। तो ये जो इश्तराक है मुस्लिम लीग नून का और एमपीएम का, इसकी खैर और बरकत से न सिर्फ पहले कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होगा। हम मजाज तौर पर ये समझते हैं कि जो प्रोवेंशन फाइनेंशियल अवार्ड है उसको एक हकीकत बनना चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का अमल सूबों से अब आगे बढ़ना चाहिए और मुकामी हुकूमतों के निज़ाम को यानी बल्दियाती निज़ाम को निहायत मौसर होना चाहिए, जैसा कि महज़ब दुनिया का चलन है और जिसे हम एडॉप्ट नहीं कर सके बदकिस्मती से। इसके लिए पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने वाली पार्लिमान में अपना रोल प्ले करना है। पाकिस्तान माशी मुश्किलात का शिकार है और हम सियासी बहरानों से भी नबुर्दाज़मा है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें मिल बैठे, सर जोड़ें, जहाँ तक मुमकिन हो इलेक्शन से पहले हम इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करें और जहाँ मुमकिन ना हो वहाँ आने वाली जो मुंतखब पार्लियामेंट है उसमें उस वक्त की आने वाली हुकूमत और अपोजिशन भी मिलकर बैठे, मिसाके जमहूरियत को आगे बढ़ाएं और मिसाके मईशत करें आप। तो दो टीम्स काम कर रही हैं, एमकेएम की भी और मुस्लिम लीग नून की भी, जिनके नामों का चंद रोज़ में ऐलान कर दिया जाएगा ताकि हम आने वाली पार्लियामेंट के ज़रिए जो आइनी और कानूनी इस्लाहात आम आदमी के इंटरेस्ट में करना चाहते हैं उस पर बात करें। दिलचस्प अमर ये है कि हमारे दरमियान सीटों की तकसीम पे कोई बात नहीं है। पहले बात शुरू हुआ करती थी सीटों की तकसीम से माजी। अब सियासी सफ़र हम सब इतना तय कर चुके हैं कि सीटों की तकसीम भी होती रहेगी, लेकिन बुनियादी काम यह है कि इस्लाहात की तरफ बढ़ा जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये बड़ी तारीखी जगह है और एमकेएम के बड़े जद्दोजहद करने वाले दोस्त हमारे दाएं बाएं मौजूद हैं जिनकी बड़ी कदर है और बड़ा तजुर्बा है उनका, कि हमारी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत से भी बात हुई है। हमारी पहले से आपस में मुफाहमत मौजूद है। हमारी पीर साहब पगारा शरीफ की खिदमत में भी हम हाजिर हुए थे बड़ी न्याजमंदी के साथ।
اور انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے. وہ بات چیت انشاءاللہ آگے بڑھے گی. ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں خاص طور پہ ایک ایسا اتحاد مہارِ وجود میں آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو, اور جس طرح کراچی کو کھنڈر بنایا گیا ہے اور جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ مستقبل میں نظر انداز نہ ہو. اس کے لیے ضرورت ہے کہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ووٹ پڑے وہ ووٹ نکلے بھی. یہ نہ ہو کہ جو ووٹ ہے وہ کسی اور کو پڑا اور نکلے کسی اور کی پرچی. اس کو روکنا ہے ہم سب نے مل کے, اور آنے والے انتخابات کو سب کے لیے قابل قبول بنانا ہے. تو یہ ذمہ داری صرف مسلم لیگ نون اور MKM ہی کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ریاستی اداروں کی بھی ہے اور باقی سیاسی قوتوں کی بھی ہے کہ وہ سب کے لیے سانس لینا, سر اٹھا کے چلنا اور کام کرنا اور الیکشن کیمپین کرنا جو ہے اس کو ممکن بنائے. بہت شکریہ. مولوی صاحب حضرات, ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں یہ بات کو تسلیم کرنا چاہیے اس وقت پاکستان ہر طرح کے بحران سے نبرد آزما ہے. ہمیں مالی بحران, انتظامی بحران, آئینی بحران, سیاسی بحران, عدالتی بحران, سب کا سامنا ہے. لیکن ہمیں غور سے ہم دیکھیں تو معاملہ پاکستان میں اس وقت مالی بحران کا نہیں ہے, اصل بحران نیتوں کا ہے. پاکستان جس طرح کی قوم ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو وسائل دیے ہیں, وسائل کی تقسیم کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل اور ملت اسلامی کی قیادت کرنے کے قابل ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, عوام دوست بنانا چاہیے. یہ حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا. پاکستان کے آئین کو اس قابل بنائیے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کر سکے, اس کے حقوق کا تعین کر سکے, اس کے حقوق کی حفاظت کر سکے, اور ایک ایسی جمہوریت کا خواب آئیے ہم مل کے دیکھیں جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ سکے. جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت اس بات کو مانتی بھی ہے, تسلیم بھی کرتی ہے, اس کا اعادہ بھی کر رہی ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا ذریعہ ہے, اس ذریعے کو مضبوط کیا جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح وفاق اور صوبے کی حکومتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے, اسی طرح بلدیاتی, شہری اور ڈسٹرکٹ کی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا ضروری ہے. جس طرح جب مدت پوری کر لیتا ہے وزیر اعظم تو ایک نگراں وزیر اعظم آتا ہے, جس طرح مدت پوری کر لیتا ہے ایک وزیر اعلیٰ تو ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے. اسی طرح جب ایک میئر, ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین اپنی مدت پوری کرے تو نگراں آئے تاکہ 90 دن کے اندر الیکشنز کو ممکن بنایا جا سکے اور مشروط کیا جا سکے. اس کو پاکستانی جمہوریت کے ساتھ میں آپ کی موجودگی میں پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے ایوانوں, پاکستان کے صاحب اختیار سے اور اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بات کو مشروط کریں آپ کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو, عام انتخابات پاکستان میں نہ ہو سکے. جس طرح آئین میں درج ہے کہ وفاق کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے, کون سے اس کے بعد ڈپارٹمنٹ ہوں گے, جس طرح یہ آئین میں درج ہے کہ کون کون سے اختیارات, وسائل اور ڈپارٹمنٹ صوبوں کے پاس ہوں گے, اسی طرح آئین میں درج کیا جائے کہ کون کون سے وسائل, اختیار اور ڈپارٹمنٹ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے پاس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اس بات کو ممکن بنانا چاہیے کہ فیڈرل کا جو ہے NFC جو ہے وہ PFC کو NFC کے ساتھ مشروط کیا جائے, ایک ہی چھت کے نیچے, ایک ہی وقت میں, ایک ہی فارمولے کے تحت یہ تقسیم کی جائے, اور اسی وقت وفاق وہ جو ڈسٹرکٹ کی, شہروں کی, دیہات کا فارمولہ طے ہوتا ہے, اسی ایک ہی وقت میں وہ
आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचने का इंतजाम किया जाए, जैसे कि मुहज़्ज़ब माशरों में होता है, ताकतवर और जेन्युइन जमहूरियतों में होता है। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि हमें मिलकर एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। आइए हम एक ऐसा पाकिस्तान देखें जिसके पास जहां पर जितना भी जेन्युइन मैंडेट हो उतना ही इख्तियार हो। यही जमहूरियत है, यही जमहूरियत की तारीफ है। कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में 50 साल से जिनके पास कोई मैंडेट नहीं रहा है, उनके पास 50 साल से 80%, 9% और आजकल 100% इख्तियार है। तो मैं समझता हूं कि हम मिलकर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, जहां पर ताकत की हुक्मरानी के बजाय अवाम की हुक्मरानी, जहां ताकत को आइन समझने के बजाय आइन को ताकत समझा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात में याद भाई इजाजत है। देखिए, इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं जो MKM की जानिब से रखी गई हैं सामने, बड़ी अहम है और इनकी अहमियत जो है वो एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। तो जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है हमारा अपनी जमात का, जो हम उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो अपने दोस्तों के आगे रखेंगे, उसमें हम नए निज़ाम अदल पे भी बात करेंगे कि जजेस की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार, ताकि चैम्बर्स के भांजे भतीजे मामे चाचे जो है उनको जज ना बनाया जाए, बल्कि जजेस ऐसे बने जिन्होंने कल कौम की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, फिर कोई दबाव को कबूल ना करें और उनकी कबर्ड के अंदर कोई स्केल्टन ना हो। तो ये सिफारिश के निज़ाम से पाक एक ऐसा निज़ाम अदल जो एक आम आदमी को इंसाफ दे और लोगों को 30-30, 40-40, 60-60 साल तक इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े। जिन्होंने कौम को इंसाफ दे दें उन्हें पहले अपने निज़ाम अदल को भी ठीक करना है। तो एक तो हम निज़ाम अदल पर भी आइंदा बात करेंगे बहुत संजीदगी के साथ, शायद ही हमारे मैनिफेस्टो पे नंबर 1 पे होगा। और उसके बाद है ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स। ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो रेड टेपिज्म है, इसको कैसे ख़त्म करना है और कैसे लोगों के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस लेके आना है मुल्क में और उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान करना है। फिर एक अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर है। अकाउंटेबिलिटी का ये जो नैब का कानून है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। और यहाँ अकाउंटेबिलिटी का अगर कोई अदारा बनना है तो फिर उसे हर तरह के प्रेशर से पाक होना चाहिए और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके ज़रिए लोगों की आम ट्विस्टिंग हो। बारी बारी पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने ये बद जायका जो है इसको चखा है और इसका मुल्की मईशत को नुकसान हुआ है और मईशत का पहिया रुका है। सो बहुत काम करने का है, वक्त कम है और हमारे अपने अपने मैनिफेस्टोज भी तैयार हो रहे हैं और हम एक कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा लेके हमारी कोशिश होगी कौम के सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी। एक दो सवाल तो करें। जी जी, सवाल खालिद भाई से है कि मुझसे? गुजारिश ये है कि ये एक दिन की बातचीत का काम नहीं है। ये जिस जगह आज हम खड़े हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, ये ऐसा नहीं हुआ कि खालिद भाई लोग आए थे 2 दिन पहले तो मुलाकात हुई तो वहीं फैसला हो गया। ये जब तक तो नहीं हुआ। बहुत से CBMs हमारे बीच पिछले 2-2.5 साल में हुए हैं। उन CBMs के नतीजे में आज हम इस पोजीशन में हैं कि जब हमारे हालात कोई बात कहते हैं हम उसे बहुत संजीदगी से लेते हैं और हम समझते हैं जो ये कह रहे हैं वो करेंगे और जो हम इनकी खिदमत में कोई बात रखते हैं तो वो भी इस बात को संजीदगी से लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे। अच्छा खाजा साहब ये बता दें, इससे पहले भी माजी में MKM को चलो फिर उनको कोई भी 4 साल 1 साल से ज़्यादा की मुद्दत नहीं चलता था। अब जो आप इतिहास बनाने जा रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि आपको इतिहास आपके पास है? ये चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा। अब मगरिब का टाइम हो गया।